ठाकुर ने 2 लाख रुपये में एक ऐसा घोड़ा खरीदा जिसे कोई नहीं साध पाता था। उसने राज्य के सबसे अच्छे घुड़सवारों को बुलाया। एक की पसली टूट गई, दूसरा अस्पताल पहुंच गया। तब उसने एक खुली चुनौती दी, जो जानवर को साध लेगा उसे 50,000 रुपये मिलेंगे। कई विशालकाय आदमी आए, अनुभवी घुड़सवार और पहलवान भी, लेकिन जिस शख्स ने उस पूरे इलाके को खामोश कर दिया वह उनमें से कोई नहीं था। वह एक 22 साल की लड़की थी जो बिना काठी और बिना एड़ी के पैदल ही आ गई थी, अपनी जेब में गुड़ का एक टुकड़ा लिए हुए। शांति गांव में, जो अंदरूनी इलाके में कहीं एक खोया हुआ सा कस्बा था, हर कोई जानता था कि असली हुक्म कौन चलाता था। वह न तो सरपंच था न ही पुजारी, वह था ठाकुर रघुवीर सिंह, जो 3,000 से ज्यादा पशुओं का मालिक था, जिसकी जमीनें वहां तक फैली हुई थीं जहां तक नजर जाती थी, और जिसका हवेली किसी फिल्म के सेट से कम नहीं लगता था। ठाकुर रघुवीर सिंह 70 के दशक में थे। उनके सफेद बाल पीछे कंघी किए हुए थे, उनके हाथ काम करके सख्त हो गए थे, लेकिन बहुत समय से वे सिर्फ इशारा करते और आदेश देते थे। वे हमेशा पगड़ी बांधे रहते थे, असली चमड़े के जूते पहनते थे, और उनकी नजर ऐसी थी कि कोई भी कर्मचारी उनके मुंह खोलने से पहले ही अपना सिर झुका लेता था। लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह को जो चीज परिभाषित करती थी वह उनका पैसा नहीं था, बल्कि वह तरीका था जिससे वे लोगों से व्यवहार करते थे। उनके लिए दुनिया 2 तरह के लोगों में बंटी हुई थी, वे जिनके पास सब कुछ है और वे जो सेवा करते हैं। आधे से ज्यादा गांव किसी न किसी रूप में उन पर निर्भर था। गांव के दुकानदार उनसे सामान खरीदते थे, खेतीहर मजदूर उनकी जमीनों पर काम करते थे, और ठाकुर रघुवीर सिंह हर एहसान का हिसाब रखते थे, सही समय पर फेंकी गई नजरों और बातों से। ठाकुर रघुवीर सिंह को चुनौती देने के गंभीर परिणाम होते थे। वे कभी हिंसा की धमकी नहीं देते थे, वे राशन रोक देते थे, जमीन पर जाने से रोक देते थे, और एक ऐसे गांव में जहां उनका हवेली लगभग हर चीज का इंजन था, ठाकुर रघुवीर सिंह की काली सूची में आना बिना कहीं जाए निष्कासित होने जैसा था। इसी परिदृश्य में तूफान आया, एक शुद्ध नस्ल का मारवाड़ी घोड़ा, जिसे ठाकुर रघुवीर सिंह ने एक बड़े घोड़ों के मेले से 2 लाख रुपये से अधिक में खरीदा था। उसका रंग चांदनी रात जैसा काला था, उसकी मांसपेशियां मानो तराशी हुई थीं, उसका डील डॉल ऐसा था जैसे वह यह जानते हुए पैदा हुआ हो कि वह खास था। ठाकुर रघुवीर सिंह घोड़े को एक वातानुकूलित ट्रेलर में एक चिकित्सक, पशु चिकित्सक के साथ लाए थे, और जब जानवर हवेली में उतरा तो आधा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा था। उन्होंने जानवर का नाम तूफान रखा, और जिसे भी सुनना था उसे बताना शुरू कर दिया कि यह घोड़ा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सितारा होगा, यह शांति गांव को नक्शे पर लाएगा, प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं में जीतेगा, और राज्य का सबसे मूल्यवान प्रजनन घोड़ा बनेगा। समस्या यह थी कि तूफान इनमें से किसी भी योजना से सहमत नहीं था। पहले दिन से ही घोड़े ने दिखा दिया कि वह क्या था। वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। हवेली के मजदूर तो बाड़े में घुसने से भी डरते थे। तूफान काटता था, लात मारता था, उछलता था, अपने शरीर को लकड़ी की बाड़ से इतनी जोर से मारता था कि तख्ते टूट जाते थे। जानवर की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी कर्मचारी ठीक से समझा नहीं पाता था, लेकिन हर कोई महसूस करता था। क्रोध, एक पुराना क्रोध, उस जानवर का जिसने मार खाई थी, जिसे जबरदस्ती किया गया था, जिसे लोगों ने क्रूरता से तोड़ने की कोशिश की थी। तूफान किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता था और अपने शरीर की हर मांसपेशी से यह दिखाता था। ठाकुर रघुवीर सिंह हार मानने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने इलाके के सबसे प्रसिद्ध घुड़सवार को बुलाया, एक शख्स जिसका नाम रामलाल था, जो प्रतिदिन 5,000 रुपये लेता था और कभी असफल न होने का दावा करता था। वह आत्मविश्वास से बाड़े में घुसा। 20 सेकंड से भी कम समय में वह कंधे की हड्डी खिसकाए जमीन पर पड़ा था। ठाकुर रघुवीर सिंह ने एक और को बुलाया, जोधपुर से एक शख्स जो एक लात खाने से पहले 30 सेकंड तक टिका रहा, जिसने उसे अस्पताल भेज दिया। उन्होंने एक और को बुलाया और फिर एक और को। उन्होंने 3 अलग अलग शहरों से लोग बुलाए। कोई भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिका। कुछ लंगड़ाते हुए निकले, कुछ को मदद की जरूरत पड़ी, और हर असफल कोशिश में पैसा खर्च होता था। और इससे भी बदतर, ठाकुर रघुवीर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि पूरा गांव सब कुछ देख रहा था। और टिप्पणियां शुरू हो गईं। पहले बाजार की कतार में दबी आवाज में, मंदिर से बाहर निकलते हुए, फिर बार की मेज पर जोर से, गांव के चौपाल में बैठकों में, ठाकुर रघुवीर सिंह ने 2 लाख का घोड़ा खरीदा है जो किसी काम का नहीं है। जानवर सुंदर है लेकिन पागल है। एक ऐसे जानवर पर इतना पैसा खर्च कर दिया जो फोटो के लिए भी ठीक नहीं है। हंसी दबी हुई थी, लेकिन थी। और एक चीज जो ठाकुर रघुवीर सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पैसे खोने से ज्यादा
उनके आदेश की अवहेलना से ज्यादा वह मजाक का पात्र बनना था। वह अंदर ही अंदर कोयले की तरह जलता था। ऐसी ही एक रात को एक और असफल कोशिश के बाद ठाकुर रघुवीर सिंह ने फैसला लिया। वे हवेली के बरामदे में अकेले बैठे थे। हाथ में चाय का कप था और उनके सीने में उनका घमंड जल रहा था। अगर कोई भी पेशेवर नहीं कर सकता तो वे इसे एक तमाशा बना देंगे। वे पूरे गांव को दिखाएंगे कि समस्या घोड़े में नहीं थी, समस्या यह थी कि कोई भी उनके कद का नहीं था। अगली सुबह उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर छपवाए और पूरे शांति गांव में फैला दिए। गलियों में, मंदिर के सामने, बाजार में, चाय की दुकान पर। संदेश सरल और सीधा था, खुली चुनौती। जो तूफान घोड़े पर सवारी करके उसे साध लेगा, उसे 50,000 रुपये नकद तुरंत मिलेंगे। शनिवार को ठाकुर के हवेली में 50,000 रुपये। एक ऐसे गांव में जहां ज्यादातर परिवार कुछ हजार रुपये महीने से भी कम पर गुजारा करते थे, वह संख्या लगभग अवास्तविक थी। खबर सूखी घास में आग से भी तेज फैली। 2 दिनों में किसी और बात की चर्चा नहीं थी। चाय की दुकान पर, चौपाल में, पड़ोसी खेतों के दरवाजों पर हर कोई बात कर रहा था। दूसरे शहरों के घुड़सवार पहले से ही संदेश भेज रहे थे, कह रहे थे कि वे आ रहे हैं। वे घुड़सवार जो खुद को काफी अच्छा मानते थे, पहले से ही तैयारी कर रहे थे। और ठाकुर रघुवीर सिंह चाय पीते हुए और ध्यान का आनंद लेते हुए पुरुषों के एक झुंड के बीच में एक बात कही जिसने सब कुछ तय कर दिया। मैंने सबसे अच्छे लोगों को बुलाया और कोई नहीं कर पाया। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस गांव में कम से कम एक असली आदमी है भी या नहीं। यह वाक्य तूफान से पहले हवा की तरह शांति गांव में फैल गया और एक छोटे से खेत तक पहुंचा, जो इतना छोटा था कि नक्शे पर मुश्किल से ही दिखता था। जहां एक 22 साल की लड़की एक पुरानी बेनस्ल घोड़ी की देखभाल कर रही थी, जिसे कोई भी ब्रीडर बहुत पहले ही कसाई के पास भेज देता। लड़की ने 50,000 रुपये के बारे में सुना, असंभव घोड़े के बारे में, ठाकुर रघुवीर सिंह के वाक्य के बारे में, और उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह समझा नहीं सकती थी, लेकिन जिससे उसके सीने में दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसके और उस बाड़े के बीच एक बाधा थी जो किसी भी जंगली घोड़े से बड़ी थी। उसके पिता और अपने काका सुरेश को मनाना लगभग उतना ही मुश्किल होगा जितना तूफान को साध लेना। नोगायरा परिवार का खेत एक कच्ची सड़क के अंत में था, जो पहली बारिश में कीचड़ में बदल जाती थी। एक पहाड़ी और एक नाले के बीच दबे हुए 3 बीघा जमीन जो सर्दियों में सूख जाती थी। बिना पलस्तर का एक मिट्टी का घर, मरम्मत की हुई छत, 2 लकड़ी की चारपाइयों वाला एक बरामदा और एक अमरूद का पेड़। सामने एक छोटा बाड़ा जिसमें आधी दर्जन बछड़े थे। पीछे की तरफ 3 बकरियों वाला एक बाड़ा और एक सब्जी की क्यारी, जिसकी ईशा हर दिन सूरज उगने से पहले देखभाल करती थी। काका सुरेश 60 के दशक में थे, लेकिन उनका शरीर 80 का लगता था। उनके हाथ मोटे और कठोर थे। उनकी रीढ़ की हड्डी इतने भार उठाने से पहले ही झुक चुकी थी। वे धीरे धीरे चलते थे। रात को सूखी खांसी होती थी, जिसे वे गला साफ करने का नाटक करके छिपाते थे। ईशा हर रात सुनती थी और न सुनने का नाटक करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह पूछेगी तो वह कहेंगे कि कुछ भी नहीं है। उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी ईशा के बचपन में ही मर गई थीं। एक निमोनिया जो फ्लू के रूप में शुरू हुआ और बदतर होता चला गया, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दूर था और काका सुरेश के पास सही दवा के लिए पैसे नहीं थे। वे लक्ष्मी को बैलगाड़ी में शहर तक ले गए, बारिश में, और जब वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन से काका सुरेश ने अपनी बेटी को अकेले पाला। उन्होंने उसे खेती करना सिखाया, जानवरों की देखभाल करना सिखाया, बाढ़ ठीक करना सिखाया, गंदे हाथों से शर्म न करना सिखाया। और ईशा ने यह सब सीखा। और एक और चीज जो काका सुरेश ने कभी नहीं सिखाई, क्योंकि वे सिखा नहीं सकते थे, घोड़े। यह जुनून 7 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब एक पड़ोसी एक बीमार घोड़ी को खेत में लाया। काका सुरेश से उसे अपने जाने तक रखने के लिए कहा। घोड़ी पतली थी, डरी हुई थी। जब कोई भी पास आता था तो कांपती थी। ईशा 3 दिन तक बाड़े के बाहर बैठी रही, अंदर नहीं गई, कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया। चौथे दिन घोड़ी उसके पास आई। 5वें दिन उसने ईशा को अपनी गर्दन पर हाथ रखने दिया। 6ठे दिन उसने उसके हाथ की हथेली से मक्का खाया। पड़ोसी वापस आया और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि वह घोड़ी महीनों से किसी को भी छूने नहीं देती थी। उसके बाद से ईशा रुकी नहीं। वह हर घोड़े को देखती थी जो इलाके से गुजरता था। उसने जानवर के शरीर को पढ़ना सीख लिया था, जैसे कोई चेहरा पढ़ता है। वह जानती थी कि कब एक घोड़ा डरा हुआ है, कब वह परख रहा है, कब वह विश्वास मांग रहा है। वह चाबुक का इस्तेमाल नहीं करती थी, एड़ी का इस्तेमाल नहीं करती थी, चिल्लाती नहीं थी। वह धैर्य, शांति
और स्पर्श का इस्तेमाल करती थी। यह एक वरदान था। उसके पास अब जो घोड़ी थी उसका नाम चमेली था, एक बिना नस्ल की घोड़ी, फीके रंग की, जो अब काफी बूढ़ी थी। कोई भी ब्रीडर उसे बहुत पहले ही कसाई को बेच देता, लेकिन ईशा चमेली को ऐसे व्यवहार करती थी जैसे वह परिवार का सदस्य हो। वह उसे हर दिन ब्रश करती थी, उससे बात करती थी और चमेली ईशा का ऐसे पालन करती थी जैसे वह हर शब्द समझती हो। बस उसके अयाल पर एक स्पर्श, एक धीमी बुदबुदाहट, और घोड़ी वह करती थी जो ईशा चाहती थी, बिना लगाम के, बिना किसी चीज के। जब ठाकुर रघुवीर सिंह की चुनौती की खबर खेत में पहुंची तो वह राजू के मुंह से आई, वह लड़का जो शहर में दूध पहुंचाता था और नई खबरें वापस लाता था। ईशा दूध निकाल रही थी जब राजू ने अपनी साइकिल गेट पर रोकी और चिल्लाया, ईशा, तुमने सुना क्या? ठाकुर रघुवीर सिंह उस अपने पागल घोड़े को साधने वाले को 50,000 दे रहे हैं। अगले शनिवार को हवेली में हर जगह से लोग आएंगे। ईशा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने दूध निकालना पूरा किया, बाल्टी अंदर ले गई और रसोई में खड़ी होकर खिड़की से बाड़े की ओर देखा, जहां चमेली शांति से चल रही थी। 50,000 रुपये। 50,000 से वह अपने पिता के कर्ज चुका देती, 5 जगहों पर टपकती छत की मरम्मत करवा देती, वे दवाइयां खरीद लेती जिनकी काका सुरेश को जरूरत थी और वे ढोंग करते थे कि उन्हें जरूरत नहीं थी। कुएं का पंप बदल देती, बछड़ों के लिए सर्दियों में खाने का इंतजाम हो जाता। लेकिन यह सिर्फ पैसा नहीं था, कुछ और भी था। उसके सीने में एक शांत निश्चितता। वह घोड़ों से ऐसे निपटना जानती थी जैसे कोई घुड़सवार या प्रशिक्षित घुड़सवार नहीं जानता था। और जब राजू ने तूफान का वर्णन किया, उसका क्रोध, एक के बाद एक घुड़सवारों का गिरना, तो ईशा को डर नहीं लगा। उसने महसूस किया कि वह उस जानवर को बिना उसके पास आए ही समझती थी। जो घोड़ा हर किसी पर हमला करता है वह बुरा घोड़ा नहीं होता। वह घोड़ा होता है जिसने बहुत मार खाई है और जिसने तय कर लिया है कि वह कभी किसी को नियंत्रण में नहीं आने देगा। रात के खाने के समय दाल, रोटी और सब्जी। ईशा ने थाली अपने पिता के सामने रखी और बैठ गई। काका सुरेश ने उसे देखा और 21 साल तक उस लड़की को अकेले पालने के बाद पहचान गए कि उसके पास कुछ कहने को है। बोलो बेटी। पिताजी, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह की चुनौती में जाना चाहती हूँ। मैं उस घोड़े को साध लेना चाहती हूँ। काका सुरेश ने कांटा छोड़ दिया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ईशा, भगवान के लिए, इस घोड़े ने आदमी की पसली तोड़ी है। इसने घुड़सवार को अस्पताल भेज दिया है। 100 किलो के 30 साल के अनुभवी आदमी, और तुम उस बाड़े में जाना चाहती हो? पिताजी, उन आदमियों ने घोड़े को जोर से हराने की कोशिश की। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उससे बात करूंगी। यह अलग है। बात करना। ईशा, वह 500 किलो का जानवर है जो किसी को भी पास नहीं आने देता। चमेली भी नहीं आने देती थी। याद है, पड़ोसी ने कहा था कि वह किसी को भी काट लेती थी, और मैं 7 साल की थी। काका सुरेश ने आंखें बंद कर लीं। वे जानते थे कि यह सच था। वे जानते थे कि उनकी बेटी में एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे वे कभी ठीक से समझ नहीं पाए थे, लेकिन यह जानना उनके डर को कम नहीं करता था। चमेली एक कमजोर और बूढ़ी घोड़ी थी। तूफान 500 किलो का एक घोड़ा था जिसने पहले ही 5 आदमियों को जमीन पर गिरा दिया था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता ईशा, तुम मेरे पास सब कुछ हो। पिताजी, आप हर रात खांसते हैं और ढोंग करते हैं कि मैं नहीं सुनती। जब बारिश होती है तो छत मेरे बिस्तर पर टपकती है। हमारा 3 महीने का राशन का कर्ज है। मैं जानती हूं कि आप बकरियां आधे से भी कम दाम में बेचते हैं क्योंकि आपको जल्दी पैसे चाहिए। मैं यह सब जानती हूं और मैं जानती हूं कि मैं कर सकती हूं। काका सुरेश ने जवाब नहीं दिया। वे मेज से उठे, पीछे के दरवाजे से बाहर निकले और बरामदे में बैठ गए। ईशा ने चुपचाप बर्तन धोए। वह जानती थी कि उसे अपने पिता को समय देना होगा। जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं होगा। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब वह बरामदे में निकली और काका सुरेश को उसी जगह पर पाया। वह उनके बगल में बिना कुछ बोले बैठ गई। वे झींगुरों और अमरूद के पेड़ की पत्तियों में हवा की आवाज सुनते रहे, जब तक काका सुरेश ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें जाने दिया होता। ईशा ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं। तुम्हारी मां हमेशा कहती थी कि तुम में कुछ अलग है, कि तुम कुछ ऐसा करोगी जो सबको हैरान कर देगा। मैं कभी ठीक से नहीं समझा कि वह क्या कहना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह जानती थी। ईशा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, मोटा कठोर हाथ जो उनके कसने पर कांप गया। अगर तुम जाती हो तो मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन मैं पास से देख नहीं पाऊंगा। मैं प्रवेश द्वार पर रहूंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं देख नहीं पाऊंगा। कुछ गलत नहीं होगा पिताजी। काका सुरेश उस रात नहीं सोए। वे बरामदे में तब तक बैठे रहे
जब तक आसमान में रोशनी नहीं हुई। अंधेरे को देखते रहे, लक्ष्मी से प्रार्थना करते रहे, जहां कहीं भी वह थीं। उनके लिए एक काम करें, उनकी बेटी की रक्षा करें। शनिवार आना ही था, और जब वह आएगा तो ईशा एक जंगली घोड़े से कहीं ज्यादा का सामना करने वाली थी। वह पूरे गांव की नजरों का सामना करने वाली थी, जिसने पहले ही तय कर लिया था कि वह सक्षम नहीं थी। शनिवार की सुबह गर्म थी, उस ग्रामीण सूरज की तरह जो सुबह से ही तपाता है। ईशा हमेशा की तरह 5 बजे से पहले उठ गई, लेकिन उस दिन उसने दूध नहीं निकाला और न ही सब्जी की क्यारी की देखभाल की। उसने बाल्टी वाले शावर से स्नान किया, अपनी सबसे अच्छी जीन्स पहनी जो सबसे कम फटी हुई थी, पुराने जूते और अपने पिता की एक चेकदार कमीज जो उसे बड़ी थी। उसने अपने बाल पोनीटेल में बांधे, अपनी जीन्स की जेब में गुड़ का एक टुकड़ा रखा और एक साधारण रस्सी ली, वही फाइबर की रस्सी जो वह चमेली के साथ इस्तेमाल करती थी। वह काठी नहीं ले गई, एड़ी नहीं ले गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले गई। काका सुरेश बरामदे में इंतजार कर रहे थे, पहले से तैयार थे, हाथ में पगड़ी थी। उनकी आंखें न सो पाने के कारण सूजी हुई थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर से इशारा किया और दोनों कच्ची सड़क पर चल पड़े। ठाकुर रघुवीर सिंह के हवेली तक का रास्ता पैदल लगभग 1 घंटे का था। वे लगभग पूरे समय चुपचाप चलते रहे। जब दूर से हवेली की छत दिखाई देने लगी तो काका सुरेश रुक गए और अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। ईशा, अगर किसी भी पल तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर पाओगी तो तुम बाहर आ जाना। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं। पिताजी, वादा करो। वादा करती हूं। काका सुरेश ने उसका हाथ दबाया, छोड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैं प्रवेश द्वार पर रहूंगा, मैं पास से देख नहीं सकता। ईशा ने सिर हिलाया, वह समझ गई। उसने अपने पिता के माथे पर चूमा और अकेली ही हवेली की ओर नीचे उतर गई। नीचे जो उसे मिला वह किसी मेले जैसा लग रहा था। सैकड़ों लोग मैदान में फैले हुए थे, पूरे परिवार। बूढ़े कुर्सियों पर बैठे थे, लड़के अपनी गाड़ियों से टिके हुए थे। पकौड़े की दुकान, गन्ने के रस की दुकान, ग्रिल पर टिक्के। किसी ने लोक संगीत के साथ एक स्पीकर लगा रखा था, लेकिन सब कुछ के केंद्र में ठाकुर रघुवीर सिंह ने जिस बड़े और मजबूत बाड़े को बनवाया था, उसमें तूफान इधर उधर घूम रहा था, उत्तेजित होकर, फुफकारते हुए, पैर जमीन पर पटकते हुए। घोड़े को पता था कि कुछ होने वाला था। ठाकुर रघुवीर सिंह बाड़े के बगल में एक लकड़ी के ऊंचे चबूतरे से देख रहे थे। एक ऐसी कुर्सी पर बैठे थे जो किसी सिंहासन से कम नहीं थी। उन्होंने नई पगड़ी पहनी थी, लिनेन की कमीज। बगल में एक हरे कपड़े से ढकी मेज पर 50,000 रुपये साफ दिखाई दे रहे थे। वहां पैसा सिर्फ इनाम नहीं था, वह ठाकुर रघुवीर सिंह का यह कहने का तरीका था, मेरे पास इतना है कि मैं 50,000 रुपये धूप में छोड़ सकता हूं और इससे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाड़े के सामने एक नोटबुक के साथ पंजीकरण मेज थी। पहले से ही 20 से ज्यादा नाम थे। पड़ोसी शहरों के घुड़सवार, स्थानीय लोग, क्षेत्र के मजदूर। उनमें वीर सिंह भी था, एक बड़ा चौड़े कंधों वाला घुड़सवार जो खुद को शांति गांव का सबसे अच्छा घुड़सवार मानता था और जो भी सुनना चाहता था उसे यह बताने में संकोच नहीं करता था। वीर सिंह बाड़े की बाड़ से टिका हुआ था, अपने साथ के लोगों के साथ। ईशा मैदान से अकेली गुजरी। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। एक पतली लड़की साधारण कपड़ों में उन सभी आदमियों के बीच चलती हुई। जब वह पंजीकरण मेज पर पहुंची और कहा कि वह भाग लेना चाहती है, तो आयोजक, एक मोटे घनी मूंछों वाले आदमी ने नोटबुक से अपनी नजरें उठाईं और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कुछ भी छिपाया नहीं। किसमें भाग लेना है बेटी? चुनौती में। मैं घोड़े को साधने आई हूं। आदमी 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, मानो इंतजार कर रहा हो कि वह मजाक कर रही है। जब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं कर रही है तो वह जोर से हंसा और एक तरफ घूम गया। अरे लोगों, सुरेश की बेटी तूफान को साधने आई है। हंसी सूखी घास में आग की तरह फैल गई। पहले जो लोग पास थे, फिर वे जिन्होंने दूसरी बार सुना, फिर वे जिन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वे हंस रहे थे क्योंकि हर कोई हंस रहा था। वीर सिंह ने अपने मुंह से पान छोड़ दिया, ईशा को ऊपर से नीचे तक देखा और थूका जमीन पर बोलने से पहले इतनी ऊंची आवाज में कि पूरी भीड़ सुन सके। वापस घर जाओ लड़की, अपनी गायों का दूध निकालो, यही तुम जानती हो। ये आदमियों की जगह है। समूह के एक और मजदूर ने पूरा किया। थोड़ी देर में बच्चे भी सवारी करना चाहेंगे। हंसी दोगुनी हो गई। ईशा ने महसूस किया कि उसका चेहरा जल रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उसने अपने जबड़े को कस लिया और एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। वहां नहीं, उनके सामने नहीं,
शोर ने चबूतरे पर बैठे ठाकुर रघुवीर सिंह का ध्यान आकर्षित किया। वह झुके, बगल वाले से कुछ पूछा, और जब उन्होंने समझाया कि सुरेश की बेटी ईशा चुनौती में भाग लेना चाहती है तो वे एक पल के लिए रुक गए। फिर वे धीरे धीरे चबूतरे की सीढ़ियों से नीचे उतरे, अपनी पगड़ी ठीक की और ईशा की ओर चले। भीड़ ने रास्ता बनाया। जैसे जैसे वे पास आए, चुप्पी पसरती गई। ठाकुर रघुवीर सिंह ईशा के सामने रुके, उसे उस नजर से देखा जिसे शांति गांव में हर कोई जानता था, उस चीज की कीमत आंकने वाली नजर से जिसे उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह वर्थ नहीं थी। उन्होंने अपनी बाहें बांधी और धीरे धीरे बोले, इतनी ऊंची आवाज में कि वहां मौजूद हर व्यक्ति हर अक्षर सुन सके, सुनो बेटी, मैंने इस राज्य के सबसे अच्छे घुड़सवारों को बुलाया है। 30 साल के अनुभव वाले आदमी, वे लोग जो एक दिन के 5,000 रुपये लेते हैं, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं। और अब तुम, एक लड़की जो एक पुरानी बेनस्ल घोड़ी पर सवारी करती है, सोचती हो कि तुम क्या करोगी। उन्होंने एक पल का ठहराव लिया, चारों ओर देखा, पुष्टि की कि हर कोई ध्यान दे रहा था। वे ध्यान दे रहे थे। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, और यह तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें बचाने के लिए है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। जाओ लड़की, यह कोई मजाक नहीं है, यह तुम्हारी जगह नहीं है। भीड़ ने तालियां बजाईं, लोगों ने तालियां पीटीं, सीटी बजाईं, जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे समझदार बात कही हो। कुछ लोगों ने ईशा को तरस भरी नजरों से देखा, जैसे वह एक बच्चा हो जिसने अभी अभी मूर्खतापूर्ण काम किया हो। और ईशा ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि क्रोध से। एक क्रोध जो पेट से उठकर गले में कसक रहा था। लेकिन उसने एक बार, 2 बार गहरी सांस ली। उसने सीधे ठाकुर रघुवीर सिंह की आंखों में देखा और ऐसी दृढ़ता से बोली जिसने उसे खुद को भी हैरान कर दिया, आपने वादा किया था कि चुनौती खुली है। आपने उम्र, आकार या लिंग की कोई शर्त नहीं रखी। अगर मुझे चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं उस बाड़े में जाऊंगी। ठाकुर रघुवीर सिंह की मुस्कान फीकी पड़ गई, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वे ईशा की ओर झुके, इतने करीब कि वह उनके सांस में चाय की महक महसूस कर सके, और ऐसी आवाज में बोले जो सलाह लग रही थी लेकिन धमकी थी, जब तुम गिरोगी, और तुम गिरोगी ही, तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। वे मुड़े और वापस चबूतरे पर चढ़ गए। भीड़ फिर से बातें करने लगी, हंसने लगी, टिप्पणी करने लगी। ईशा वहीं खड़ी रही, हाथ में रस्सी और जेब में गुड़, हंसी को थप्पड़ की तरह सुनती रही, लेकिन वह नहीं हिली। उसने आयोजक को अपना नाम बताया, जिसने सिर हिलाते हुए लिखा, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिख रहा हो जिसे बाद में पछतावा होगा। और वह बाड़े के किनारे पर चली गई, अकेली, सबसे दूर, अपनी बारी का इंतजार करने लगी। क्योंकि उस बाड़े में घुसने से पहले ईशा को एक चीज देखनी थी, उसे एक एक करके उस क्षेत्र के सबसे मजबूत और सबसे अनुभवी आदमियों को आत्मविश्वास से अंदर जाते हुए और जमीन पर गिरते हुए देखना था। और हर गिरना वहां मौजूद हर व्यक्ति को और भी निश्चित कर देता कि उसके पास कोई मौका नहीं था। आयोजक एक पुराने मेगाफोन के साथ बाड़े के बगल में एक बक्से पर चढ़ गया जो घरघरा रहा था, और उसने सरल और सीधे नियम बताए। प्रत्येक प्रतिभागी के पास तूफान पर सवारी करने और उसे नियंत्रित करने के लिए 5 मिनट का समय था। यदि वह घोड़े के साथ बाड़े में 2 पूरे चक्कर बिना गिरे चल पाता तो उसे 50,000 रुपये मिलते। यदि वह गिर जाता या हार मान लेता तो वह बाहर निकलता और अगले को जगह देता, बिना दूसरे मौके के, बिना शिकायत के। अंदर जाने वाला पहला व्यक्ति जयपुर का एक घुड़सवार था, एक लंबा पतला आदमी, पतली मूंछों वाला, जो अपनी काठी, बंधी हुई रस्सी और ऐसे हाव भाव के साथ आया था जैसे उसे पहले से ही कहानी का अंत पता हो। वह बाड़े में मजबूती से चलता हुआ घुसा, तूफान की आंखों में देखता हुआ अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था। घोड़े ने उसे पास आने दिया, उसे रस्सी डालने दी, काठी रखने दी, और जिस पल आदमी ने चढ़ने के लिए अपने शरीर का भार डाला, तूफान फट पड़ा। उसने इतनी तेजी से शरीर को घुमाया कि काठी एक तरफ उड़ गई और घुड़सवार लकड़ी की बाड़ से जा टकराया। वह अपनी पीठ के बल टकराया, जमीन पर फिसला और वहीं सांस लेने के लिए मुंह खोले हुए पड़ा रहा, पानी से निकली मछली की तरह। 2 मजदूर उसे बाहर खींचने के लिए दौड़ते हुए अंदर आए, जबकि तूफान बाड़े के दूसरी तरफ दौड़ता हुआ सिर हिला रहा था जैसे कोई मक्खी भगा रहा हो। भीड़ चिल्लाई, हूट किया, तालियां बजाईं। ठाकुर रघुवीर सिंह ऊपर से बिना चेहरे पर कोई भाव लाए देखते रहे। ईशा किनारे से अकेली देख रही थी, अपनी बाहें बाड़ पर टिकाए हुए। वह दूसरों की तरह तमाशे को नहीं देख रही थी, वह घोड़े को देख रही थी, उसके चलने के तरीके को, उसके कानों की स्थिति को,
उसकी सांसों की लय को, और जो उसने देखा वह सब कुछ पुष्टि करता था जो उसने पहली बार कहानी सुनने पर महसूस किया था। तूफान पागल नहीं था, बुरा नहीं था, वह एक डरा हुआ जानवर था जिसने सीखा था कि एकमात्र बचाव हमला करना था। हर आदमी जो उस बाड़े में कसकर पकड़ी हुई रस्सी और जीतने वाले के हाव भाव के साथ घुसता था, वह घोड़े के लिए पुष्टि करता था कि खतरा असली था, और वह उसी तरह प्रतिक्रिया करता था जिस तरह वह जानता था। दूसरा प्रतिभागी मेरठ का एक घुड़सवार था, मजबूत, जिसके हाथ ऐसे लगते थे जैसे पकड़ने के लिए ही बने हों। वह चढ़ने में सफल रहा। तूफान के उछलने और घूमने के दौरान वह लगभग 15 सेकंड तक अयाल से चिपका रहा, लेकिन घोड़े ने ऊंचा उछाल मारा, लगभग सीधा, और घुड़सवार पीछे की ओर खिसक गया। इतनी जोर से गिरकर बैठा कि धूल का बादल उठ गया। वह पीठ पर हाथ रखकर लंगड़ाता हुआ बाहर निकला। तीसरा, चौथा, पांचवां, एक के बाद एक तूफान गिराता रहा। कुछ सेकंड तक टिके, कुछ चढ़ भी नहीं पाए। अंबाला का एक घुड़सवार बगल से आने की कोशिश की, लेकिन तूफान घूमा और वह आदमी जमीन पर गिर गया बिना यह समझे कि क्या हुआ। उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। हर बार गिरने पर ईशा और ज्यादा ध्यान से देखती थी। वह देखती थी कि तूफान शोर पर, तेज हरकत पर, पास आने वाले के शरीर के तनाव पर कैसे प्रतिक्रिया करता था। वह देखती थी कि घोड़ा तब और ज्यादा उत्तेजित हो जाता था जब उसे घेरा जाता था, जब चिल्लाया जाता था, जब उसे कोने में फंसाने की कोशिश की जाती थी। और वह देखती थी कि कुछ सेकंड के लिए, एक कोशिश और दूसरी के बीच, जब वह बाड़े में अकेला रहता था तो तूफान शांत हो जाता था, सिर नीचे कर लेता था, धीमी गति से फुफकारता था, यहां तक कि अपने कान भी आराम से कर लेता था। समस्या घोड़े में नहीं थी, समस्या वह थी जो लोग उसके पास आने पर करते थे। 10 कोशिशों के बाद दर्शकों का उत्साह बदल चुका था। शुरू में यह मजा, हंसी, हौसला था, अब यह तनाव था। एक युवा लड़का जो 25 साल से ज्यादा का नहीं था, बहादुरी से अंदर गया और 2 मजदूरों के सहारे बाहर निकला। ठीक से कदम भी नहीं रख पा रहा था। तभी वीर सिंह उठा, अपनी पगड़ी ठीक की, जमीन पर थूका और जिसे भी सुनना था उसे घोषित किया, बस, बहुत मजाक हो गया। अब इस बाड़े में असली आदमी अंदर जाएगा। उसके समूह ने तालियां बजाईं, कुछ लोगों ने सीटी बजाई। वीर सिंह बड़े कदमों से अंदर गया, सीना फुलाए हुए। तूफान को ऐसे देख रहा था जैसे वह एक चुनौती को देख रहा हो जिसे उसने शुरू होने से पहले ही जीत लिया था। ईशा ने बाड़ पर अपने हाथ कस दिए, इसलिए नहीं कि वह वीर सिंह के लिए तालियां बजा रही थी, बल्कि इसीलिए कि वह जानती थी कि क्या होने वाला था। वीर सिंह बहुत तेजी से पास आया, तूफान की गर्दन पर तेजी से रस्सी फेंकने की कोशिश की। घोड़े ने रास्ता बदल दिया, घूमा और इतनी जोर से टक्कर मारी कि वीर सिंह को चढ़ने की कोशिश करने से पहले ही लगभग गिरा दिया। वीर सिंह लड़खड़ाया, अपना संतुलन वापस पाया और फिर से कोशिश की। इस बार दोनों हाथों से अयाल पकड़कर कूद गया। वह ऊपर चढ़ने में सफल रहा। भीड़ 3 सेकंड तक चिल्लाई। वीर सिंह तूफान पर बैठा था। 3 सेकंड। तूफान ने अपना सिर नीचे किया, अपने अगले पैर कस दिए और अपने पिछले पैरों से इतनी जोरदार लात मारी कि वीर सिंह घोड़े की गर्दन के ऊपर से उड़ गया, हवा में उलट गया और धूल में जमीन पर गिर गया। पगड़ी एक तरफ गई, रस्सी दूसरी तरफ। वीर सिंह लगभग 5 सेकंड तक जमीन पर लेटा रहा, चकित, जब तक मजदूर उसे वहां से निकालने के लिए अंदर नहीं आए। वह शर्म और धूल से लाल होकर उठा, कंधे पर कमीज फटी हुई थी और लंगड़ाता हुआ बाहर निकला। जब वह बाड़े से बाहर निकला तो वह ईशा के पास से गुजरा और जब से वह आई थी पहली बार उसकी आंखों में नहीं देख पाया। उसने सिर नीचे किया और आगे बढ़ गया। और भी कोशिशें हुई, 15, कोई सफल नहीं हुआ। बाड़ा पहले से ही पैरों के निशान से भरा हुआ था। बाड़ पर खरोंचें थीं, जमीन पर गिरने के निशान थे। पसीने और डर की गंध इतनी तेज थी कि दूर से महसूस की जा सकती थी। तूफान इधर उधर दौड़ रहा था, झाग से ढका हुआ था। हर कोशिश उसे और ज्यादा चौकन्ना, और ज्यादा आक्रामक, और ज्यादा बंद कर देती थी। ठाकुर रघुवीर सिंह ऊपर से बंद चेहरे के साथ देख रहे थे। मजा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। यह अब तमाशा नहीं था, यह एक संदेश था जो घोड़ा वहां मौजूद हर किसी को दे रहा था। कोई मुझ पर हुक्म नहीं चलाता। और हर बीतते मिनट के साथ मेज पर रखे 50,000 रुपये और ज्यादा सुरक्षित लग रहे थे। आयोजक ने नोटबुक देखी, केवल एक नाम बचा था। उसने मेगाफोन उठाया और एक ऐसी आवाज में घोषणा की जिसमें थकान और अविश्वास मिला हुआ था। अंतिम प्रतिभागी, ईशा, सुरेश की बेटी।
हवेली का शोर अचानक कम हो गया। बातें बंद हो गईं, हंसी मर गई। एक अजीब सी खामोशी ने जगह ले ली, तूफान से पहले के आसमान जितनी भारी। हर कोई उस पतली लड़की को देखने के लिए मुड़ा जो किनारे की हाथ में एक साधारण रस्सी और एक चेकदार कमीज पहने हुए थी जो उसे बड़ी थी। वीर सिंह अभी भी धूल से सना हुआ और टूटा हुआ जोर से बोला, मैं 100 रुपये शर्त लगाता हूं कि वह 10 सेकंड भी नहीं टिकेगी। कुछ लोग हंसे, लेकिन यह घबराहट भरी हंसी थी, जिज्ञासा के साथ मिली हुई, क्योंकि अंदर ही अंदर 16 आदमियों को जमीन पर गिरते देखने के बाद हर कोई देखना चाहता था कि वह लड़की क्या करेगी। ईशा ने बाढ़ छोड़ी, गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। वह बाड़े के गेट तक चली। आयोजक ने खोला और ईशा अंदर चली गई। तूफान उसी पल दौड़ना बंद कर दिया। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, उसके कान खड़े हो गए, शरीर अकड़ गया। उसकी गहरी आंखें उस छोटी सी आकृति पर टिक गईं जो अभी अभी उसके क्षेत्र में घुसी थी। और फिर ईशा ने वह एकमात्र काम किया जो उससे पहले 16 आदमियों में से किसी ने नहीं किया था। बिल्कुल कुछ नहीं। ईशा तूफान से लगभग 10 मीटर दूर रुकी और वहीं खड़ी सांस लेती रही। रस्सी उसके ढीले हाथ में लटकी हुई थी, लगभग जमीन को छू रही थी। उसकी बाहें शरीर के बगल में ढीली थीं। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखें अपने पैरों से थोड़ा आगे जमीन पर टिकी थीं। वह आगे नहीं बढ़ी, चिल्लाई नहीं, रस्सी नहीं हिलाई, एक भी ऐसा इशारा नहीं किया जिसे धमकी के रूप में पढ़ा जा सके। तूफान अकड़ गया। उसके कान आगे फिर किनारे की ओर घूमे, एंटीना की तरह एक संकेत पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो उसके जाने पहचाने किसी भी चीज से मेल नहीं खाता था। दूसरों के साथ पैटर्न हमेशा एक ही था। इंसान अंदर आता, शरीर में तनाव, डर और एड्रेनालाइन की गंध, तेज हरकतें, रस्सी कसना, नियंत्रण की कोशिश। तूफान यह सब पढ़ना जानता था और प्रतिक्रिया देना भी जानता था, लेकिन बाड़े के बीच में खड़ी वह आकृति किसी भी पैटर्न का पालन नहीं कर रही थी। उसमें कोई तनाव नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, और यह जानवर को ऐसे भ्रमित कर रहा था जैसे किसी भी ताकत ने नहीं किया था। भीड़ लगभग 10 सेकंड तक चुप रही। फिर टिप्पणियां आईं, वह क्या कर रही है, डर से जम गई है। वीर सिंह जोर से बोला, मैंने कहा था ना, बस खड़ी रहने के लिए आई है, यह तो कोशिश भी नहीं है। किसी ने चिल्लाया, जल्दी चढ़ो। लड़की हंसी फैल गई, लेकिन ईशा ने उनमें से कुछ भी नहीं सुना। बाहर की दुनिया गायब हो चुकी थी, केवल वह और घोड़ा थे, बाड़ा, धूल, तूफान की सांसों की आवाज, तेज, गहरी, संदिग्ध। ईशा इसी पर केंद्रित थी, उसकी सांसों पर, क्योंकि सांसें सब कुछ बताती हैं। ईशा चलने लगी, सीधी दिशा में नहीं बल्कि अर्धवृत्त में, धीमी गति से, वही दूरी बनाए रखते हुए, आंखें हमेशा नीचे। उसने उसे घूरा नहीं, उसने अनुमति मांगी। उसने अपना शरीर एक तरफ दिखाया। उसकी मुद्रा नीची थी, उसकी हरकतें अनुमानित थीं। 1 मिनट, 2, 3। दर्शकों की अधीरता बढ़ती गई। लोग अपनी कुर्सियों पर हिलने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, अपनी बाहें बांध लीं। ठाकुर रघुवीर सिंह चबूतरे पर झुके, आंखें सिकोड़ते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा था। यह चुनौती नहीं लग रही थी, यह बहादुरी नहीं लग रही थी। यह एक लड़की लग रही थी जो बाड़े के बीच में खो गई थी, नहीं जानती थी कि क्या करना है। लेकिन तभी बाड़ के पास किसी ने एक चीज देखी और अपने पड़ोसी को धक्का दिया, और पड़ोसी ने अगले को धक्का दिया, क्योंकि तूफान ने पैर पटकना बंद कर दिया था। फुफकारना कम हो रहा था। घोड़ा, जो दूसरों के साथ पहले ही सेकंड में हमला करता था, 3 मिनट से ज्यादा समय से वहां था, और उसने एक बार भी आगे बढ़कर हमला नहीं किया था। वे कान जो किसी के अंदर आने पर पीछे चिपक जाते थे, आक्रामकता का संकेत, अब ईशा की दिशा में आगे की ओर मुड़े हुए थे। अधीरता की जगह भ्रम ने ले ली। लोगों ने शिकायत करना बंद कर दिया और निरीक्षण करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे दिन उन्होंने जो कुछ भी देखा था उससे मेल नहीं खाता था। ईशा ने बदलाव महसूस किया। तूफान की सांसें धीमी हो गईं। उसकी गर्दन जो अकड़ी हुई थी ढीली पड़ने लगी। ईशा ने उसकी ओर एक छोटा कदम बढ़ाया। इंतजार किया, एक और कदम, इंतजार किया। तूफान ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, आक्रामकता से नहीं, जिज्ञासा से, उस जानवर की नजर से जो यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह भरोसा कर सकता है। उसकी गहरी आंखें ईशा पर टिक गईं और एक पल के लिए दोनों पूरी तरह से शांत हो गए। किसी ऐसी चीज से जुड़े हुए थे जिसे वहां कोई नहीं देख सकता था या नाम नहीं दे सकता था। ईशा ने अपनी जेब से गुड़ निकाला, धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। हथेली खुली हुई थी। मीठी गंध बाड़े की गर्म हवा में फैल गई। तूफान ने अपना सिर उठाया,
उसके नथुने फैल गए। उसने गंध महसूस की और ईशा की दिशा में एक कदम बढ़ाया। भीड़ ने अपनी सांस रोक ली। एक और कदम, और करीब, बाढ़ पर। वीर सिंह ने अपनी बाहें बांधी और बोला, 10 सेकंड। बगल वाले किसी ने जवाब दिया, 5। ईशा नहीं हिली। उसका हाथ फैला हुआ था, दृढ़। उसकी सांसें नियंत्रित थीं। तूफान 4 मीटर दूर था। 3। और फिर वह हुआ। तूफान ने अचानक हिंसक रूप से आगे की ओर दौड़ लगाई, सिर नीचे, खुर जमीन पर मारते हुए, धूल उड़ाते हुए। भीड़ ने एक चीख निकाली। एक महिला ने अपना मुंह ढका, दूसरी ने अपना चेहरा घुमा लिया। ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी कुर्सी से उठ गए। हर किसी ने सोचा कि यह खत्म हो गया था, लेकिन ईशा पीछे नहीं हटी, दौड़ी नहीं, चिल्लाई नहीं, आंखें बंद नहीं की। वह ठीक वहीं खड़ी रही जहां वह थी। हाथ फैला हुआ था, हथेली में गुड़, पैर जमीन में पुराने पेड़ की जड़ों की तरह जमे हुए थे। उसका पूरा शरीर अंदर से कांप रहा था, दिल सीने में फट रहा था, लेकिन बाहर से वह दृढ़ और अडिग थी। ठीक उसके सामने तूफान उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गया। उसके खुर जमीन पर फिसल गए, धूल उड़ाते हुए। घोड़े ने जोर से फुफकारा। नथुने खुले हुए थे, छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी थीं। और पहली बार ईशा ने वापस देखा, सीधे, बिना डर के। दोनों वहीं आमने सामने खड़े रहे, एक हाथ से भी कम दूरी पर। बाड़े में चुप्पी इतनी गहरी थी कि हवा की आवाज भी सुनी जा सकती थी। कोई सांस नहीं ले रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। 5 सेकंड, 10, 15, फिर धीरे धीरे, इतनी धीरे धीरे कि शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तूफान ने अपना सिर नीचे किया, जोर से नहीं, हार से नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिससे बहुत राहत मिलती थी। उसकी नाक ईशा के हाथ की ऊंचाई तक नीचे आई। उसने गुड़ को सूंघा, हथेली को सूंघा, उंगलियों को सूंघा। गर्म हवा उसकी नाक से उसकी त्वचा पर लगी। ईशा ने आंसू उठते हुए महसूस किए, लेकिन उसने उन्हें रोका। अभी नहीं। तूफान ने गुड़ उठाया, धीरे धीरे चबाना शुरू किया, बड़े दांतों से चीनी पीसने की नरम आवाज़ के साथ। चबाते हुए ईशा ने अपना दूसरा हाथ उठाया और धीरे से उसकी गर्दन पर रखा, लगभग बिना वजन के, एक स्पर्श जो नियंत्रण लेने के बजाय अनुमति मांग रहा था। घोड़ा कांप उठा। उसके शरीर की हर मांसपेशी एक पल के लिए सिकुड़ गई, जैसे वह फिर से फटने वाला हो। भीड़ रुक गई, लेकिन तूफान दूर नहीं हुआ। वह वहीं चबाता रहा, उस स्पर्श को महसूस करता रहा जो चोट नहीं पहुंचाता था, जो खींचता नहीं था, जो कुछ भी नहीं मांगता था। ईशा ने धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसका हाथ काली गर्दन पर ऊपर नीचे हो रहा था। फर की गर्मी त्वचा के नीचे की तेज धड़कन महसूस कर रही थी और उसने बुदबुदाना शुरू किया, धीमी आवाज में शब्द, इतने धीमे कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह बोल रही थी या सिर्फ आवाज के साथ सांस ले रही थी। दर्शक में कोई भी नहीं सुन पा रहा था कि वह क्या था, लेकिन तूफान सुन रहा था और हर शब्द के साथ उसका शरीर थोड़ा और आराम कर रहा था। पूरा हवेली शांत था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई नहीं जानता था कि वे क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ महसूस कर रहा था। और आगे जो होने वाला था वह उस चुप्पी को कुछ ऐसा बना देगा जिसे वहां कोई भी जीवन भर नहीं भूलेगा। ईशा ने अपना माथा तूफान की गर्दन पर टिकाया, आंखें बंद कर लीं। अपने चेहरे की त्वचा के सामने फर की गर्मी महसूस की, सतह के नीचे की तेज धड़कन, जानवर के शरीर से आती पसीने और मिट्टी की गंध। वह उसके साथ धीरे धीरे गहरी सांस लेती रही। सीना फर से लगा हुआ था। 2 सांसें एक ही ताल तलाश रही थीं। तूफान नहीं हिला। उसके पैर, जो पूरे दिन क्रोध से जमीन पर पटकते रहे थे, शांत थे। उसकी पूंछ, जो हर बार जब कोई पास आता था तो हवा में फड़फड़ाती थी, ढीली लटकी हुई थी। जानवर का पूरा शरीर, जो घंटों तक रक्षा की मशीन रहा था, शांत था, तनाव में नहीं, हमला करने के लिए तैयार नहीं, सचमुच शांत था। जैसे उस दिन पहली बार, शायद बहुत समय में पहली बार, तूफान को न लड़ने का कोई कारण मिल गया था। भीड़ में कोई नहीं बोल रहा था। यह डर की चुप्पी नहीं थी, न ही अपेक्षा की। यह उस व्यक्ति की चुप्पी थी जो कुछ ऐसा देख रहा था जिसे वह नहीं समझता, लेकिन जानता है कि वह महत्वपूर्ण है। एक महिला ने अनजाने में अपने पति का हाथ कस लिया। एक बूढ़े ने अपने चश्मे उतारे और अपनी आंखें पोंछीं। वीर सिंह भी शांत था। उसकी बाहें नीचे लटकी हुई थीं और मुंह खुला था। ईशा ने आंखें खोलीं, धीरे से अपना सिर उठाया और तूफान के बगल में खड़ी हो गई। उसका हाथ अभी भी उसकी गर्दन पर था। दूसरे हाथ से उसने रस्सी ली जो उसके कंधे पर लटकी हुई थी और धीमी गति से, लगभग धीमी गति से, उसे घोड़े की गर्दन पर डाल दिया, बिना कसे, बिना खींचे।
बस रस्सी को वहां ढीला छोड़ दिया, जैसे वह एक और स्पर्श हो और कोई बंधन नहीं। तूफान ने रस्सी का वजन महसूस किया और सिर एक तरफा हिलाकर परखने लगा। ईशा ने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने नहीं खींचा, उसने इंतजार किया। घोड़े ने एक बार सिर हिलाया, धीमी आवाज में फुफकारा और स्वीकार कर लिया। तब वह पल आया जिसे वहां कोई भी संभव नहीं मानता था। ईशा तूफान के बगल में खड़ी हुई, उसका बायां हाथ अयाल पकड़े हुए था, दाहिना हाथ जानवर की पीठ पर टिका हुआ था। उसका पूरा शरीर उसके शरीर से सटा हुआ था, हर कंपन, हर मांसपेशी के सिकुड़ने को महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और शांत और दृढ़ गति से, बिना कूदे, बिना जल्दी के, ऊपर चढ़ गई। वह तूफान पर सवार हो गई, बिना काठी के, बिना एड़ी के, बिना रकाब के। सिर्फ वह। उसकी टांगें घोड़े के शरीर को घेरे हुए थीं, हाथ अयाल पकड़े हुए थे, धड़ हल्का सा आगे की ओर झुका हुआ था। पूरी भीड़ ने एक साथ अपनी सांस रोक ली। सैकड़ों लोग सीने में हवा भरे हुए, आंखें फाड़े हुए विस्फोट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पूरे दिन यही हुआ था। कोई चढ़ता, तूफान फट पड़ता। यह कुछ सेकंड की बात थी। तूफान ने वजन महसूस किया, किनारे की ओर 2 घबराए हुए कदम बढ़ाए, सिर हिलाया, पैर जमीन पर पटका। किसी ने एक दबी हुई चीख निकाली। तूफान ने सिर नीचे किया, अपनी पीठ झुकाई और उछालने का इरादा किया। उसके पिछले पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ गईं, अब होने वाला था। ईशा ने अपनी टांगें नहीं कसीं, अयाल नहीं खींचा, घबराई नहीं। उसने वही किया जो प्रवृत्ति के विपरीत था। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा, अपने कंधों को आराम दिया, अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे किया, अपने धड़ को झुकाया और अपना चेहरा तूफान की गर्दन पर टिकाया और कुछ बुदबुदाया। भीड़ में किसी ने नहीं सुना कि वह क्या था। शायद वह कोई शब्द भी नहीं था, शायद वह सिर्फ एक आवाज थी, एक सांस, एक कंपन, जो ईशा के मुंह से घोड़े के कान तक और वहां से उसके पूरे शरीर तक पहुंच गया। लेकिन असर तुरंत हुआ। तूफान रुक गया, पिछले पैर ढीले पड़ गए, पीठ सामान्य स्थिति में आ गई, उछालने की हरकत शुरू होने से पहले ही मर गई। घोड़े ने आखिरी बार एक लंबी, तेज फुफकार भरी, जैसे वह सब कुछ छोड़ रहा हो जो उसने पूरे दिन रोका था। सारी कोशिशें, सारी आक्रामकता, सारा डर, और धीरे धीरे चलने लगा। एक कदम, दूसरा, सावधानी से, जैसे वह परख रहा हो कि किसी को अपने ऊपर रखना बिना दर्द के क्या मायने रखता है। ईशा हर हरकत के साथ अपने शरीर को ढाल रही थी, बिना दिशा जबरदस्ती किए, बिना कुछ खींचे, केवल वजन को संतुलित करते हुए, पैरों के हल्के दबाव से समायोजित करते हुए, अयाल पर हाथों के लगभग अदृश्य स्पर्श से रास्ता बताते हुए। बाड़े में एक चक्कर, तूफान बाड़ के किनारे चला, भीड़ के सामने से गुजरता हुआ, जो नम आंखों और खुले मुंह से देख रही थी। हर कदम पिछले से ज्यादा सुरक्षित था। घोड़े का सिर नीचे होता गया, गर्दन आराम से हो गई, उसकी चाल हल्की हो गई। 2 चक्कर, ठाकुर रघुवीर सिंह के चबूतरे के सामने दूसरी बार गुजरते हुए। तूफान पहले से ही एक सहज, लगभग सुंदर चाल में चल रहा था, जैसे वह वहां मौजूद हर किसी को दिखा रहा हो कि जब कोई उसे ताकत के बजाय सम्मान से व्यवहार करता है तो वह क्या हो सकता है। ईशा ने दूसरा चक्कर पूरा करके तूफान को बाड़े के केंद्र में रोका। उसके कुछ सेकंड बाद तक चुप्पी छाई रही। अयाल पर हाथ से बस एक स्पर्श और एड़ियों से हल्का दबाव पर्याप्त था। घोड़ा शांत, आज्ञाकारी, सीधा खड़ा हो गया। तभी भीड़ में एक महिला रोने लगी, धीरे से, छिपकर नहीं, बल्कि जोर जोर से सिसकियां लेते हुए, दोनों हाथों से अपना मुंह ढके हुए, जैसे वह सब कुछ जो उसने पूरी दोपहर रोके रखा था, तनाव, डर, उस लड़की को असंभव करते देखने की भावना, एक साथ फूट पड़ा और उसने तालियां बजाना शुरू कर दिया, आंसुओं से गीली तालियां। दूसरा व्यक्ति शामिल हो गया और तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरा हवेली खड़ा हो गया। सैकड़ों लोग चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वे आदमी जो उसे देखकर हंसे थे, अब लाल आंखों से तालियां बजा रहे थे। वे महिलाएं जिन्होंने तूफान के हमले के समय अपना चेहरा घुमा लिया था, अब अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थीं। और हवेली के प्रवेश द्वार पर सबसे दूर काका सुरेश ने सुना। पहले उन्हें लगा कि यह हूटिंग है, कि कुछ गलत हुआ है, कि उनकी बेटी गिर गई है। उनका दिल इस तरह कस गया कि उन्हें लगा कि वे वहीं गिर जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि वह शोर हूटिंग नहीं थी, वह तालियां थीं, एक विशाल, बढ़ती हुई तालियां जो रुक नहीं रही थीं। काका सुरेश चलने लगे, फिर तेजी से कदम बढ़ाने लगे, फिर लड़खड़ाते पैरों से दौड़ने लगे। जब वे बाड़े को देखने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचे तो उन्होंने ईशा को तूफान पर सवार देखा। घोड़ा खड़ा था, शांत था। उनकी बेटी,
जिस लड़की को उन्होंने अकेले पाला था, उस जानवर पर सवार थी जिसे उस क्षेत्र का कोई भी आदमी नहीं साध पाया था। काका सुरेश के पैर जवाब दे गए, थकान से नहीं बल्कि सब कुछ से। वे जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, अपने हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया और ऐसे रोए जैसे उन्होंने लक्ष्मी को खोने के बाद से कभी नहीं रोया था। वे राहत से रोए, गर्व से रोए, उस पत्नी की याद में रोए जिसने कहा था कि वह लड़की दुनिया को हैरान कर देगी। ईशा उतर गई, आखिरी बार तूफान की गर्दन पर सहलाया और बाड़े के निकास द्वार की ओर चली। भीड़ ने रास्ता बनाया, लोग पीछे हट गए, जैसे वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे उन्होंने अभी अभी पहली बार देखा था। हालांकि वे उसे बचपन से जानते थे। और चबूतरे पर ठाकुर रघुवीर सिंह खड़े थे। उनकी सिंहासन वाली कुर्सी उनके पीछे खाली थी, पगड़ी उनके हाथ में थी, सीने से कसकर पकड़ी हुई थी। दुनिया के मालिक होने का अंदाज गायब हो चुका था। वह उस लड़की को बाड़े से निकलते हुए देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसे शांति गांव में किसी ने कभी नहीं देखा था। शहर के सबसे अमीर आदमी के चेहरे पर उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो जानता है कि उसने गलती की है और आगे वह जो करने वाला था उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ठाकुर रघुवीर सिंह धीरे धीरे चबूतरे की सीढ़ियों से नीचे उतरे। भीड़ रास्ता बनाती गई और चुप्पी फिर से पसर गई। तनाव की चुप्पी नहीं बल्कि इंतजार की चुप्पी। ईशा बाड़े के निकास द्वार पर खड़ी थी, कंधे पर रस्सी और कपड़ों पर धूल थी। जब उसने ठाकुर रघुवीर सिंह को पास आते देखा तो उसने अपना शरीर सीधा किया। उस आदमी ने सैकड़ों लोगों के सामने कहा था कि वह छोटी है, कि उसे चले जाना चाहिए, और अब वह अपनी पगड़ी सीने से कसकर पकड़े हुए उसकी ओर आ रहा था। ठाकुर रघुवीर सिंह ईशा के सामने रुके। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वह सब कुछ का मालिक क्षितिज तक, वह एक पुरानी घोड़ी और जमीन के एक टुकड़े की मालिक जो मुश्किल से गुजारा करने के लिए पर्याप्त था। और वहां उस पल में दोनों का कद पलट गया। ठाकुर रघुवीर सिंह ने अपनी आवाज उठाई। वे चिल्लाए नहीं, जरूरत नहीं थी। चुप्पी इतनी गहरी थी कि एक फुसफुसाहट भी आखिरी कतार तक पहुंच जाती। लेकिन उन्होंने जोर से बोला, फिर भी, क्योंकि वे चाहते थे कि वहां मौजूद हर व्यक्ति हर शब्द सुने। मैं इस लड़की से माफी मांगना चाहता हूं। हवेली शांत रही। आज सुबह जब वह यहां आई और कहा कि वह उस बाड़े में जाएगी तो मैं हंसा, अकेला नहीं, मैं हर किसी के साथ हंसा। मैंने कहा कि यह उसकी जगह नहीं है। मैंने कहा कि वह छोटी है। मैंने कहा कि वह गिर जाएगी और मैं गलत था। उनकी आवाज एक सेकंड के लिए लड़खड़ा गई। उन्होंने निगल लिया, पगड़ी को और कसकर पकड़ा और जारी रखा। मैंने सबसे अच्छे घुड़सवारों को बुलाया जिन्हें पैसे खरीद सकते थे। 30 साल के अनुभव वाले आदमी। उनमें से हर कोई उस बाड़े में घोड़े को जोर से हराने की कोशिश कर रहा था और हर कोई जमीन पर गिर गया। उन्होंने ईशा की ओर देखा। उसकी आंखों में सचमुच देखा जैसे उन्होंने पूरे दिन नहीं देखा था। यह लड़की अकेली थी जिसने जीतने की कोशिश नहीं की। यह अकेली थी जिसने समझने की कोशिश की, और यह अकेली थी जो सफल हुई। उन्होंने एक लंबा ठहराव लिया। आज मैंने पाया कि मैं घोड़े का मालिक नहीं था, मैं अपने घमंड का मालिक था, और मेरा घमंड बेकार है। भीड़ में एक बुदबुदाहट फैल गई। किसी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह ने चुप्पी के लिए हाथ उठाया। उन्होंने अभी खत्म नहीं किया था। वे उस मेज तक चले जहां पैसे के बंडल रखे थे। दोनों हाथों से 50,000 रुपए उठाए और ईशा के पास वापस आए। उन्होंने पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए। यह तुम्हारा है, जैसा वादा किया था, सबके सामने जैसा वादा किया था। ईशा ने पैसे की ओर देखा। जब उसने बंडल उठाए तो उसके हाथ कांप रहे थे। 50,000 रुपये। उसके हाथों में उस चीज का वजन कागज से कहीं ज्यादा था। वह छत थी जो अब नहीं टपकेगी। वे पिता की दवाइयां थीं, वे कर्ज थे जो चुका दिए जाएंगे। यह इस बात का सबूत था कि वह आने के लिए पागल नहीं थी, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह ने अभी खत्म नहीं किया था। मैं यहां अभी सबके सामने एक प्रस्ताव देना चाहता हूं, ताकि कोई बाद में यह न कह सके कि मैं अपनी बात से मुकर गया। उन्होंने ईशा की ओर देखा और दृढ़ता से बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हवेली के सभी घोड़ों की जिम्मेदारी संभालो। तय वेतन, बैंक खाते में हर महीने पैसे। तुम घोड़ों को किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा समझती हो जिसे मैं जानता हूं, और मैं इसे हाथ से जाने देने के लिए बेवकूफ नहीं हूं। भीड़ और जोर से बुदबुदाने लगी। ठाकुर रघुवीर सिंह मुड़े और अपनी आंखों से किसी को ढूंढा। उन्हें काका सुरेश मिले, जो ईशा से कुछ मीटर पीछे खड़े थे। उनका चेहरा अभी भी नम था और उनके पैर कांप रहे थे। काका सुरेश, अगर आप चाहें तो यहाँ काम है और रहने के लिए जगह है, ताकि आप जब जरूरत हो तो डॉक्टर के पास रह सकें, बजाय यह ढोंग करने के कि सब ठीक है। काका सुरेश ने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें भर आईं। तब ठाकुर रघुवीर सिंह भीड़ की ओर मुड़े
एक खसास चेहरा ढूंढा और उन्हें मिल गया। वीर सिंह लोगों के बीच में था, फटी हुई कमीज, धूल से सनी हुई पैंट और उसकी नजरें जमीन पर थीं। वीर सिंह, मेरी तरफ देखो। वीर सिंह ने लाल चेहरे के साथ सिर उठाया। तुमने इस लड़की से कहा था कि वह घर वापस जाए और अपनी गायों का दूध निकाले। तुमने कहा था कि यह आदमियों की जगह है। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने उस बाड़े में तूफान पर सवारी करते हुए कितने चक्कर लगाए? वीर सिंह ने जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। ठाकुर रघुवीर सिंह ने बाकी भीड़ की ओर देखा, और यह बात आज हंसने वाले हर व्यक्ति पर लागू होती है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, खासकर मैं। उन्होंने एक ठहराव लिया। किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति से कम आंकना न्याय करने वाले के बारे में ज्यादा बताता है ना, कि जिसका न्याय किया जा रहा है उसके बारे में। मैंने यह आज सीखा, और मैं 72 साल का हूं। खुद पर शर्मिंदा होने में कभी देर नहीं होती। दर्शकों में एक तालियों की गड़गड़ाहट फूट पड़ी, जो पहले वालों से अलग थी। यह तमाशे की तालियां नहीं थीं, यह सम्मान की तालियां थीं। लोग नम आंखों से तालियां बजा रहे थे, सिर हिला रहे थे, गले में गांठ निगल रहे थे। ईशा ने अपने पिता को पीछे से आते हुए महसूस किया। काका सुरेश ने उसे दोनों बाहों से कसकर गले लगाया, कांपते हुए, कुछ भी कहने में असमर्थ। जरूरत नहीं थी। ईशा ने अपना सिर अपने पिता के सीने पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। उसने मिट्टी और चाय की गंध महसूस की, जो काका सुरेश में हमेशा रहती थी, और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसने महसूस किया जैसे उसकी मां भी वहीं थी। अगले हफ्तों में नोगायरा परिवार का जीवन इस तरह बदल गया जैसा ईशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह देखेगी। 50,000 रुपये से उसने अपने पिता के बाजार के 3 कर्ज चुका दिए, खेत की छत की मरम्मत करवाई, कुएं का पंप बदल दिया और काका सुरेश को डॉक्टर के पास ले गई। वे परीक्षण जो उन्होंने वर्षों से टाले थे, किए गए। कुछ भी गंभीर नहीं था, लेकिन उन्हें हर दिन दवा और निगरानी की जरूरत थी। हवेली के वेतन से ईशा ने सुनिश्चित किया कि कभी कोई कमी नहीं होगी। तूफान संपत्ति का सबसे वफादार घोड़ा बन गया। जरूरत पड़ने पर वह मजदूरों के आदेशों का पालन करता था, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति के साथ पूरी तरह से शांत रहता था। जब ईशा सुबह आती थी और चरागाह का गेट खोलती थी, तो तूफान किसी भी दूसरे घोड़े से पहले उसकी ओर दौड़ता था। मजदूरों ने समझने की कोशिश करना बंद कर दिया, बस स्वीकार कर लिया। चमेली को हवेली के चरागाह में अच्छी छाया और ताजी घास के साथ एक जगह मिली। उसने अपने आखिरी साल उस आराम के साथ बिताए जिसकी वह हकदार थी। ईशा हर दिन उससे मिलने जाती थी और उससे वैसे ही बात करती थी जैसे हमेशा करती थी। ठाकुर रघुवीर सिंह रातों रात नहीं बदले। 70 साल के घमंड वाले लोग एक पल में दूसरे व्यक्ति नहीं बन जाते, लेकिन वह शनिवार उनके ऊपर एक गहरा निशान छोड़ गया। उस तरह का निशान जो जलता है, उस तरह का निशान जो एक आदमी को रात में लेटने पर सोने नहीं देता, क्योंकि उसे अपनी आवाज सुनाई देती है। यह तुम्हारी जगह नहीं है। एक लड़की को जिसने वह कर दिखाया जो कोई आदमी नहीं कर सका। उन्होंने सड़क पर लोगों का अभिवादन करना शुरू कर दिया, कर्मचारियों को सुप्रभात कहना शुरू कर दिया, उनके बच्चों के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। जब किसी ने पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने बस जवाब दिया, एक लड़की ने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जो 70 साल के जीवन ने नहीं सिखाई थी। और शांति गांव में ईशा की कहानी अखबार में नहीं आई, टेलीविजन पर नहीं चली, लेकिन हर कोई जानता है। और हर बार जब कोई किसी व्यक्ति पर उसकी उम्र, महिला होने के कारण, गरीब होने के कारण या बहुत बड़ी चुनौती के लिए बहुत छोटा लगने के कारण संदेह करता है, तो किसी को वह धूप और धूल भरा शनिवार याद आता है। वे घोड़े को जीतना चाहते थे, वह समझना चाहती थी। यदि आप मानते हैं कि प्रतिभा ताकत से जीतती है, तो अभी लाइक करें और टिप्पणी करें कि आपके लिए सबसे मजबूत पल कौन सा था। अगली कहानियों को न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।